खास सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, 8 अंक नीचे है एसजीएक्स निफ्टी और वजह है एशियाई बाजार और डाउ फ्यूचर्स, जहां पर आज थोड़ा सा सुस्ती के साथ कामकाज होता दिख रहा है। एशियाई बाजार में हांगकांग देखिए 85 नीचे हो गया, धीमे धीमे सरक रहा है नीचे की तरफ और निक्केई है 0.5% नीचे। बहुत वोलेटाइल है आज, 100 पॉइंट नीचे था, पूरा रिकवर हुआ, फिर नीचे आ गया पॉइंट नीचे। तो थोड़ा सावधान रहने का वक्त है। भारतीय बाजारों में भी हम लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए विक्स लाइफ टाइम लो पर है, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, और जब लाइफ टाइम लो पर हो तो वोलेटिलिटी बढ़ती है, कम होने की संभावना कम है। 122 अब नीचे है डाउ फ्यूचर्स। तो थोड़ा अमेरिका में कमजोर सेशन की आशंका के चलते एशिया नीचे है, और वजह यह कि ट्रंप साहब के ऊपर महाअभियोग चलाया जा सकता है, एक मुकदमा जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, जो हमारे यहाँ महाअभियोग होता है हिंदुस्तान में, वो शायद हो सकता है। उसकी एक संभावना के चलते थोड़ा डर है लोगों को वहाँ पर। चलिए शुरुआत होगी थोड़ी सी सुस्ती के साथ। क्या 9500 को होल्ड कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, और फिर रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर। उससे पहले एक और स्टॉक जिस पे आज बात कर ली जाए नतीजों के लिहाज से, धनलक्ष्मी बैंक नंबर से दमदार, और आंध्रा बैंक अभी भी एसेट क्वालिटी सुधरने के संकेत है नहीं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। बताएं इन दोनों शेयरों पर राय गौरांग या फिर बैंकिंग सेक्टर पर, क्योंकि हमारे बाकी एक्सपर्ट तो आज सारे पीएसयू बैंक्स पर बड़े बुलिश हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? अनिल जी, उसी लिहाज से मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी चुना था, लंबी अवधि के नज़रिए से जो हमने राय दी थी। और बैंकिंग क्षेत्र, सबसे बड़ी बात यह है अनिल जी कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक सहारा दिया है सेंसेक्स और निफ्टी को, जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार कदम उठा रही है उस लिहाज से भी देखना जाए आप, तो फिर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कंट्रीब्यूशन बैंकिंग क्षेत्र से जारी रहेगा। और मैं मानता हूं कि खरीदारी की राय है डेफिनेटली आंध्रा बैंक पर। ओके अच्छा, श्री सीमेंट पर भी मैं आपसे राय ले लूँ उससे पहले। अच्छा, शुरुआत हो चुकी है, ओके। पहले एक बार प्री ओपनिंग सेशन आपको फटाफट बता दूं, उसके बाद मैं गौरांग सर के पास जाऊंगा सीमेंट शेयरों पर राय लेने के लिए। श्री सीमेंट सिर्फ 10% ऊपर है टाटा स्टील प्री ओपनिंग सेशन में, तो पहली टिक तो कम से कम लोग हमारी सुनकर लगा रहे हैं, लेकिन बाद में 10% पे सेटल होगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। नंबर तो बड़े दमदार है, 500, 480, 90 कितना टारगेट है आज का आपका? 480 का 480 का कल से टारगेट है। हाँ, तो 480 के ऊपर तो खुलना ही चाहिए। वागले साहब का टारगेट तो खुलते ही ना हासिल हो तो फिर क्या मजा है। मारुति 3% ऊपर है ये एक और स्टॉक है जहाँ मजबूती दिख रही है। बजाज ऑटो 5% नीचे, भारती 2.5%, ये थोड़े थोड़े नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। रुपए की शुरुआत हो गई होगी, रुपए पर देख लेते हैं। ओह वाह, 64 के ऊपर निकलकर स्ट्रॉन्ग होता हुआ 63.99, ये है रुपए का लेवल। तो रुपए में बड़े लंबे समय बाद हमारी रिसर्च और टिकट टीम बताएगी कि कितने लंबे समय बाद रुपए ने 64 के लेवल के ऊपर जाकर आज ओपनिंग 64 के लेवल को पार करता हुआ 9 पैसे की मजबूती। तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ये बाटा नंबर है 63.99, तो 64 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, तो 64 से ऊपर है, थोड़ा और मजबूत हो जाए रुपया तो बहुत बढ़िया। तो जो कुछ अर्थव्यवस्था की मजबूती, और डॉलर इंडेक्स भी देखिए 98 के नीचे आया है, डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो करेंसी मार्केट में मजबूती होना स्वाभाविक है। तो बेहतरीन मजबूती करेंसी मार्केट में आज रुपये में होती हुई दिख रही, तो रुपया स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। सीमेंट, श्री सीमेंट के नंबर तो दमदार नहीं है, ठीक ठाक से हैं, कोई खास ऐसा उत्साह बढ़ा है वैसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या सीमेंट स्टॉक खरीदने लायक लगते हैं गौरांग? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? तो श्री सीमेंट का जिक्र आपने किया था अभी जो प्री ओपनिंग हुई उसके पहले, और विकल्प के रूप में आज जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी आंकड़े आएंगे, वहाँ पर भी खरीदारी की राय। और पूरे कमोडिटी स्पेस में अनिल जी, धातु क्षेत्र और सीमेंट ये हमें काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। और धातु क्षेत्र से भी अगर आप निवेश करना चाहें तो वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील पर हमारी राय थी, लेकिन जो नतीजे कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद आए वो उम्मीद से तो बहुत बेहतर थे, और उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो एक अच्छा रुझान आपको देखने मिलेगा। लेकिन देखना ये ज़रूरी है टाटा स्टील में कि कंसिस्टेंसी कितनी होती है अनिल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आने वाले तिमाही नतीजों के आधार पर हम शायद टाटा स्टील पर एक रिवाइज आउटलुक लेकर के आएंगे। लेकिन सीमेंट का जो आपने जिक्र किया है, तो श्री सीमेंट से लेकर के जेके लक्ष्मी सीमेंट, हाइडलबर्ग, इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, ये कुछ मझौले शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और दिग्गजों में
ग्रासिम अगर आप जोड़ना चाहे तो उससे लेकर के अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा, ये चारों ही दिग्गज सीमेंट कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। और कुछ समय पहले आप और हेमंत जी भी जिक्र कर रहे थे कि सरकार जिस तरीके से खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अगर आउटसोर्सिंग या फिर जो प्रोक्योरमेंट या फिर खरीदारी जो करनी है सरकार को ढांचे को सुधारने के लिए और नया ढांचा खड़ा करने के लिए, अगर स्थानीय कंपनियों से अगर आप लेते हैं और अगर जो वित्त मंत्री साहब श्री अरुण जेटली ने बजट में करीबन 4 लाख करोड़ का जो आवंटन किया है, वो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लग रहा है मेटल्स एंड सीमेंट विल डेफिनेटली बी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। बिल्कुल, चलिए तो मेटल्स और सीमेंट इन पर रखिएगा नज़र। लेकिन मारुति, कल भी हम आपसे कह रहे थे इस स्टॉक पर रखिएगा नज़र। जो डिज़ायर इन्होंने नई लॉन्च करी है उसको लेकर एनालिस्ट कम्युनिटी में बहुत उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और ये कंपनी ने जो गाड़ियाँ पेश करी हैं वो बहुत ही उम्दा है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 7.25 लाख रुपए है। और मारुति इस शेयर ने लोगों को पैसा बना कर दिया है। किरण, ये बताइए लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट देखकर मारुति का शेयर आपको कैसा लगता है? क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए अभी भी इन स्तरों पर भी? देखिए हेमंत जी, ये स्टॉक करीबन पिछले 2 महीने में करीबन 6,000 से 7,000 की रैली दे चुका है। इसके इस लेवल के जिस स्तर पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन होता है, उसका ब्रेकआउट मिलता है, तभी एक नए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता जल्दबाजी में 7,000 के ऊपर ये स्टॉक चलना चालू कर देगा। हालांकि पॉजिटिव रुझान है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर इन लेवल्स पे एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होगी। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए मारुति में खरीदारी करने के लिए आए, लेकिन आराम से खरीदें, जल्दी नहीं, मिलेगा मौका आपको। देखिए, तो रिसर्च आपके सामने 27 अप्रैल के बाद ये हाईएस्ट लेवल है रुपये का जो आपको दिख रहा है, लेकिन फिर से 64 रुपये के नीचे आया है रुपया। देखिए, रुपये में देखिए नीचे और ऊपर का मामला थोड़ा अलग होता है। रुपया जैसे जैसे डॉलर के सामने भाव कम होता जाएगा, इसका मतलब रुपया मजबूत है। तो 64 के नीचे यानी कि 63.90, 63.95 होगा, इसका मतलब रुपया मजबूत है। 64, 64.5, 64.10 है, इसका मतलब डॉलर मजबूत है। तो अब थोड़ा सा डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन 64 रुपये 6 पैसे 5 पैसे ये है लेवल। 64 रुपये 4 पैसे, फिर भी 4 पैसे की मजबूती है इस वक्त रुपये में आपके सामने। तो आपको ये लग सकता है कल तो 64.9 बंद हुआ था, आज 64.4 है, फिर भी हरे निशान में कैसे दिख रहा है, मजबूत कैसे? तो रुपया नीचे जाता है डॉलर के सामने तब मजबूत होता है। चलिए, ये तो बात हुई करेंसी मार्केट की जहां मजबूती है बरकरार। स्टॉक 2020 के वो 20 बेहतरीन खिलाड़ी देख लेते हैं जिन्हें आज मिली है दोनों ही टीमों में जगह। दिखाएंगे कमाल आज के सेशन में, देख लेते हैं अपडेट। पूरी की पूरी टीम देखिए बल्लेबाजों से भरी हुई है, पावर सेक्टर के ऊपर फोकस है। और सरकार जिस तरह से पावर सेक्टर के लिए मदद कर रही है, कोल लिंकेज पॉलिसी को लेकर अगर सरकार कुछ बड़े फैसले करती है, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो अच्छी रैली देखने को और मिल सकती है। कल्पतरू पावर के नतीजे आने से पहले यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। टाटा पावर के नंबर शुक्रवार को आने वाले हैं, अच्छे आने की उम्मीद है, यहाँ पर तेजी हो सकती है। अडानी पावर पर भी मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। जीएमआर इंफ्रा को भी इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि जीएमआर इंफ्रा के एक पावर कंपनी है जीएमआर पावर, इसलिए इसको भी आज टीम में जगह मिल गई है। साथ ही एनटीपीसी पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और पीएफएस यानी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। प्रिंट मीडिया की कंपनी एचटी मीडिया पर भी मेरे सेलेक्टर्स बुलिश हैं और सिनेटरी कंपनियां दमदार प्रदर्शन दिखाएंगी। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। एचएसआईएल को हमने टीम में शामिल किया है। फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने अंसल हाउसिंग को दिया है और अंसल प्रॉपर्टीज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसे दिया है पिंच हिटर का दर्जा। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे नतीजों पे खास तौर पे फोकस रखा गया। धनलक्ष्मी बैंक, जेके पेपर, बहुत ही शानदार नतीजे दोनों ही मिड कैप कंपनियों ने दिए। टाटा स्टील उम्मीद से बेहतर नतीजे, साथ ही जो पेंशन की डील थी वो सील कर दी गई, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया ग्लाइकोल्स, पीआई इंडस्ट्रीज बेहतर नतीजे। एचओईसी, इनका जो गैस प्रोडक्शन गिरा था उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, वहाँ से अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है। केवल किरण, इसमें एम्बिट इन्वेस्टमेंट ने 1,25,000 शेयर खरीदे। चंबल फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट की अनुमति मिल गई है, सिंगल फॉस्फेट को। साथ ही अनंतराज और नेटको टाइल्स, रियल एस्टेट में जिस तरह की तेजी बन रही है, तो इन दोनों कंपनियों के रडार पर रखिए क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी तेजी के पूरे चांसेस हैं। तो अच्छे नतीजों के दम पर धनलक्ष्मी बैंक 11% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, जेके पेपर सेक्टर की बढ़िया कंपनी 4.5% ऊपर खुलने की तैयारी करती हुई, इंडिया ग्लाइकोल 4% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही डिशमैन फार्मा, इसके नंबर्स भी ज़बरदस्त आए, ये स्टॉक भी देखिए मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है। एचओईसी ये
शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बागले साहब ने कहा इसे खरीदिए, आज का उनका टॉप पिक है। नीरज का भी मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है, देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाने के ये मूड में। और आईसीआईसीआई बैंक ये लगातार देखिए पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ओपनिंग में, और 1% मजबूती के साथ ये भी खुलने की एनालाइज तैयारी कर रहा है। नजर रहेगी साफ तौर पर टाटा स्टील के ऊपर, और ये 3% की मजबूती दिखाने की तैयारी में बढ़िया गैप अप ओपनिंग होती हुई 470 के आसपास। तो एफएनओ में ये रहने वाला स्टॉक ऑफ द डे। बढ़ना और चाहिए, तो मेरे ख्याल से 470 पर खुलने के बाद कम से कम 480 तो जो वागले साहब का टारगेट हो तो आ जाना चाहिए। आपके टारगेट्स क्या हैं टाटा स्टील के लिए? कुछ और बताइए, थोड़े बड़े वाले दीजिए। देखिए अनिल जी, इसमें क्या है, कंसोलिडेशन काफी समय से हुआ है, और अगर से ये 485 जो आप लेवल बोल रहे हैं, अगर से वो क्रॉस होता है तो फिर मुझे लगता है कि एक पुल बैक इसके अंदर में बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जो रीसेंट हाई थे 510 के आसपास, वो क्रॉस होकर और 525 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी आप बात करें तो डेफिनेटली देखिए अभी तक जो डेटा से समझ में आ रहा है उसके हिसाब से तो लास्ट 3 दिनों में बड़ा ओपन इंटरेस्ट के अंदर इजाफा हुआ है। और कल जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो एक गैप अप ओपनिंग थी, जिसके चलते एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है, तो उसको मैं कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 212 214 के स्तरों के लिए तैयार हो चुका है, और डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड है। 200 के नीचे का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन जेएसडब्ल्यू स्टील में भी बनाई जा सकती है। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी नतीजों से पहले कर लीजिए तेजी, ये राय निकल कर आती हुई। धनलक्ष्मी बैंक, इंडिया ग्लाइकॉल, जेके पेपर, ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। गौरांग, इन छोटी छोटी कंपनियों में कोई कंपनी जो आपको अच्छी लगती है? और इवन डिशमैन फार्मा, मुझे याद आता है डिशमैन फार्मा आपका पसंदीदा शेयर रहा था बीच में। जी हाँ, बिल्कुल हेमंत, सही जिक्र किया आपने। और एक स्टॉक का भी जिक्र हुआ था, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ये मेरे ख्याल से 150 155 जा करके नीचे की तरफ लुढ़का था और करीबन 140 142 के तरफ आया था, और फिर से कल या परसों में हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। यहाँ पर खरीदारी की राय है। सिटी यूनियन बैंक और एक विकल्प है जहाँ पर खरीदारी की राय है। अशोक लेलैंड आई थिंक 85-86 के आसपास आपके नीचे के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित हो जाते हैं। डिश टीवी और एक कवरेज है हमारी, जहां पर हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के नज़रिए से आप यहां पर भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि जियो के डीटीएच की खबर को लेकर के यहां पर थोड़ी बहुत मायूसी देखी थी, लेकिन स्टॉक ने बेहतरीन तरीके से रिकवर किया है। इसके साथ कुछ और विकल्प अगर आप ढूंढना चाहें, और ऊर्जा क्षेत्र की अभी आप बात कर रहे तो वहां पर आरईसी, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सीएससी, टाटा पावर, जिसके नतीजे शुक्रवार को आ रहे थे, अभी अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, वहां पर खरीदारी की राय है। अच्छा, ये बजाज साहब के जो दोनों भाई हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, राजीव बजाज, संजीव बजाज की कंपनी में, इनमें क्या खरीदा जाए? वायदा कारोबार में आज दोनों के नतीजे आने वाले हैं। आशीष जी, कुछ पोजीशन बनी है नतीजों के पहले इनमें? और अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। बिल्कुल बनी है। बजाज फाइनेंस में तो पर्टिकुलरली बहुत ही एक अच्छा पोजीशन का बिल्डअप हमें देखने को मिला, और स्टॉक अब ऑल टाइम हाई पे भी आ चुका है। बट अच्छी बात यह है कि 4 हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा था, और कोई मूव डेफिनेटली इसके अंदर में ऊपर का आया है, पर कोई बहुत बड़ी तेजी अभी तक देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं 1350 के ऊपर ये स्टॉक 1450 1470 के लिए तैयार हो चुका है। डाउन साइड में 1320 का एक स्टॉप रख के अगर से आपके पास पोजीशन है तो वो लेवल का एक स्टॉप लॉस के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। दोनों में बेटर चार्ट किसका नजर आ रहा है? क्योंकि नंबर्स तो देखिए जबरदस्त आने वाले हैं दोनों कंपनियों के। हेमंत, मैं बजाज फिनांस के साथ जाना चाहूँगा। बराबरी के ही चार्ट है, वन शेड बेटर अगर आपको देखना है टेक्निकल टर्म्स पे, तो मैं बजाज फिनांस के साथ जाता हूँ। 1347 का भाव है, मुझे लगता है ये 1400 के ऊपर जाना चाहिए जल्दी। अरे किरण जी, ये एडलवाइस के चार्ट्स देखिए जरा, आज नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के पहले चार्ट पे क्या संकेत हैं? किसी के पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस वगैरह क्या रखना चाहिए, और क्या और खरीदारी करें या नतीजे के बाद देखें? अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 183 का ब्रेकआउट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, वो उसका ब्रेकआउट परसों के दिन देखने को मिला। कल पूरे दिन कंसोलिडेट करता नजर आ रहा था। मेरा मानना है कि बाय ही करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 180 का रहेगा, क्योंकि 183 अभी सपोर्ट का काम करेगा, और टारगेट्स के लिए हम इजीली 200 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए आज के दिन में। और ताज जीवीके भी देखकर बताइए, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। कल पूरा का पूरा होटल सेक्टर फोकस में था, और ताज जीवीके ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है या मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए नतीजों से पहले?
नहीं, ताज जीविका का चार्ट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कल एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पूरे दिन भर ये स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा था। इसका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 172 का रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 189 से लेके 194 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है ताज जीविका के चार्ट्स। और इस बीच जो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, धनलक्ष्मी बैंक है 11% ऊपर, वर्धमान होल्डिंग, ये बड़ा स्टॉक है, जनरली रेडार पर नहीं आता, ये भी 10% ऊपर दिख रहा है नतीजे के नंबर पर। पीआई इंडस्ट्रीज, हाँ ये एक स्टॉक है जो 5% के आसपास की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। शोभा लिमिटेड ने भी नंबर्स अच्छे दिए, 3.5% के आसपास की तेजी यहाँ है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, नतीजे के दम पर तेजी। जेके पेपर 4.5% मजबूत है, ये भी स्टॉक एक अच्छा एक्शन में दिख रहा है। एक बार मैं फटाफट आपको निफ्टी वाला, अच्छा ओके, इस बीच प्री ओपनिंग सेशन तो बढ़िया दिख रहा है, 35 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स और 5 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है, 9,517। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिए, हाँ 9,518, यानी कि जहाँ ये प्री ओपनिंग सेशन दिख रहा है इससे 1 पॉइंट जैसे ऊपर और हुआ तो नया लाइफ हाई बन जाएगा आज फिर से, तो इस पर नज़र रखिएगा। तो लाइफ हाई बनने की तैयारी में तो प्री ओपनिंग सेशन दिख रहा है, अब ऊपर खुलते ही टिक पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी है, मिड कैप इंडेक्स क्यों कमजोर है, ऐसा कौन सा मिड कैप जो कमजोर कर रहा है। ओके, एनीवे देखेंगे। बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई से थोड़ा दूर है, 22,977, यानी कि 22,978 होगा, और वहाँ से सिर्फ 5 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी भी खुलने के संकेत दे रहा है, 45 पॉइंट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के नज़दीक खुलने के संकेत दे रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। और सेंसेक्स तो बनाएगा ही लाइफ हाई, क्योंकि 30,591 यानी कि 30,600 के आसपास अगर सेंसेक्स खुल जाता है जो लेवल है तो लाइफ हाई बनेगा। तो रिकॉर्ड बनने का दिन तो है, रिकॉर्ड बनने के बाद ऊपरी स्तरों पर टिकते हैं या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसका जवाब मिलने वाला है आपसे ठीक 15 सेकंड बाद। टाटा स्टील टॉप गेनर, आईसीआईसीआई बैंक फिर से मजबूत, लीवर में है 1/4% की मजबूती। आईटीसी पॉजिटिव खुलने के संकेत, आईटी शेयरों में खरीदारी, एचसीएल टेक मजबूत खुलने के संकेत देता हुआ। ये है निफ्टी के कुछ दिग्गज जो दमदार प्रदर्शन करेंगे आज के सेशन में। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। शुरुआत मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की ओर। पहली टिक में आप देख सकते हैं नया लाइफ टाइम हाई बनाया है सेंसेक्स ने, 30,600 के पार का आंकड़ा पहली बार आपने इतिहास में देखा है। तो लाइफ टाइम हाई इससे शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने आज के सेशन की, 30,620। अब ये इतिहास में दर्ज हो चुका है आंकड़ा अब तक के लाइफ टाइम हाई के लिहाज से। और निफ्टी में भी नया लाइफ टाइम हाई बना है 9,521 का, कल के हाई से 4 पॉइंट ऊपर। हालांकि अब थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आते हुए दिख रहे हैं बाजार, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। 22,974 ये है आज का हाई, लेकिन यहाँ पर लाइफ हाई नहीं बना है बैंक निफ्टी में, 22,977 से थोड़ा सा दूर 4 पॉइंट रहे। तो कुल मिलाकर लाइफ हाई बनने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, जो कि ठीक भी है बाजार की सेहत के लिए। क्या है मजबूत ये देख लीजिए। टाटा स्टील 3.5% के उछाल के साथ टॉप गेनर निफ्टी पर, आईसीआईसीआई बैंक 1% मजबूत है, टाटा पावर में 0.5% की तेजी, टीसीएस भी मजबूत, ये शेयर है मजबूत। गेल, आईटीसी जैसे दिग्गजों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। आइए वायदा कारोबार की तरफ। मिड कैप इंडेक्स में जो दबाव है उसकी क्रेडिट जाती है श्री सीमेंट 5.5% नीचे, पीएनबी 4% नीचे, कैपिटल फर्स्ट 4% नीचे, आंध्रा बैंक खराब नतीजे के बाद 4% नीचे, ओरेकल ने भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद दिए 1.5% के नुकसान के साथ शुरुआत की है। रियल एस्टेट शेयरों पर प्रॉफिट बुकिंग, एचडीआईएल, आईबुल रियल बैन से बाहर निकलने के बाद कमजोर होता हुआ। मजबूत क्या है, टिस्को 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% ऊपर है, यहां पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। बाजार थोड़े से कमजोर है, 9,500 के थोड़ा सा नीचे, 18 अंकों का नुकसान, 50 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स में बैंक निफ्टी महज 25 अंक नीचे, बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी है नहीं। मिड कैप इंडेक्स थोड़े से ज्यादा कमजोर है, लेकिन ओवरऑल शुरुआत में बढ़ने वाले शेयरों की तादाद है बेहतर कमजोर शेयरों के मुकाबले। और नजर रखिए कैपिटल फर्स्ट पर, जो अनिल कह रहे थे, आप देखिए अब इसमें ब्लॉक्स होने शुरू हुए हैं। खबरें ये आ रही थी कि यहाँ पर वॉबग जो है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी। और अब आप देखिए कैपिटल फर्स्ट में बड़े ब्लॉक डील्स यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएंगे। एक बार उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। 20% के आसपास की हिस्सेदारी, देखिए 20.5% के आसपास की हिस्सेदारी ने हाथ बदले हैं। कैपिटल फर्स्ट में बड़े ब्लॉक डील्स होते हुए नजर आए, मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुए हैं। तो इस शेयर पर नजर रखिएगा। अब देखना होगा कि ये पूरी हिस्सेदारी बिक गई है या फिर पार्ट हिस्सेदारी बिकी है। खबरें थी कि कुछ पार्शियल हिस्सेदारी बिकने वाली है, तो ये शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन मनारी पेट्रो देखिए बहुत भाग चुका था नतीजों से पहले, नतीजों ने डिसअपॉइंट किया, 11% नीचे।
कैपिटल फर्स्ट तो ब्लॉक डील्स के चलते नीचे है। पीएनबी यहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। कल शॉर्ट कवरिंग के चलते रैली देखने को मिली थी और आज देखिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद यहां पर कुछ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। कौन से स्टॉक्स हैं जो मजबूती की तरफ भाग रहे हैं? शोभा में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। धनलक्ष्मी बैंक के नतीजे अच्छे, इंडिया ग्लाइकोल के नंबर्स अच्छे, जेके पेपर के नंबर्स अच्छे और टाटा स्टील का साथ अब जेएसडब्ल्यू स्टील में भी देखिए लोग तेजी कर रहे हैं। जेएसपीएल में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अडानी ट्रांसमिशन भी पिछले 2 दिनों से मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। बिल्कुल। तो स्टॉक ऑफ द मोमेंट तो कैपिटल फर्स्ट ही कहा जाएगा। और मेरे ख्याल से हेमंत जो आप सवाल उठा रहे थे कि ये सारी बिक चुकी है, ऐसा लग रहा है कि सारी बिक चुकी है। क्योंकि ब्लॉक डील 20.5% की तो एकमात्र होगी 2 करोड़ शेयरों की। उसके अलावा जो हुई है 1, 2, 3, 4 ब्लॉक डील और दिख रही, तो छोटी मोटी सब मिलाकर 21% के आसपास की हिस्सेदारी बदल गई। मेरे ख्याल से कैपिटल फर्स्ट में शायद इतनी हिस्सेदारी इन फंड के पास थी, तो ये 21% की जो हिस्सेदारी बदली है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि स्टॉक इसीलिए लगता है नीचे आया है। हाँ, इसीलिए हाँ, और नीचे के भाव में ब्लॉक डील हुई तो 4.25% नीचे है। अब इंटरेस्टिंग बात यही है कि गोरांग से एक सवाल ले लिया जाए इस पर। गोरांग एक बड़े इन्वेस्टर को बेचना था, वो बेच कर निकल रहे हैं और उनकी हिस्सेदारी बिक गई। क्वालिटी स्टॉक है, तो फिर क्या है, ये जो आज ब्लॉक की वजह से नीचे आया है ये खरीदने का मौका है। और खासतौर से तब जबकि एक सेलिंग प्रेशर काउंटर से खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि तेजी के बाजार में तो लोग यही सोचते हैं कि कौन बेच कर निकला। अब नए इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि इन लेवल से खरीद रहे तो लंबे समय के लिए रखेंगे। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही जिक्र किया। और अगर किसी ने बेचा है इस स्तर पर इतने बड़े ब्लॉक, तो किसी ने खरीदा भी है। और महज इस डील को लेकर के आप 4.25% की करीबन गिरावट देख रहे हैं। एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। और एनबीएफसी क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक शानदार परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल में कैपिटल फर्स्ट ने दिया और ये आने वाले समय में भी देते रहेंगे। तो ये जो गिरावट आप 4.25% की देख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन मौका है लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए। चलिए, तो कैपिटल फर्स्ट ये स्टॉक इस समय का। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आपको बताया कि देखिए गिरावट के पीछे वॉबर्ग पिंकस, जिसने इस कंपनी में निवेश किया था, मुझे याद आता है करीब 60-61% के आसपास हिस्सेदारी थी उनकी। और खबरें आ रही थी पिछले 2-3 हफ्तों से कि 10% के आसपास हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। और देखिए 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी बिकी है, तो देखना होगा बाकी हिस्सेदारी और बिकने आती है या इतनी उनको बेचनी थी। तो इसके ऊपर अभी एक क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। इसलिए देखिए, क्योंकि 60% के आसपास की हिस्सेदारी थी इस फंड के पास पहले, इसीलिए शेयर इतनी तेजी में रिकवर नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है, ये बात तो तय है, इसमें अच्छा, कोई इसमें हाँ, बिल्कुल इस और बड़े इन्वेस्टर राकेश जी ने भी काफी लंबा। अच्छा, ये चीज है कि अब ये भी जरूरी नहीं कि वो 61 पूरा बेचे, कितना बेचे ये पता नहीं है। 2012 में 790 करोड़ रुपए में उन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी और देखिए क्या पैसा बनाया उन्होंने। बिल्कुल, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ब्लॉक डील में या वॉरबर्ग बेच रहे हैं तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसे होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, वागले साहब, इस बीच जब हम कैपिटल फर्स्ट की बात कर रहे थे, वागले साहब ने एक स्टॉक ढूंढा है आज के लिए, बताइए वागले साहब। अनिल जी, जेएसडब्ल्यू स्टील की आई थिंक जिक्र हो रही थी हाँ, बिल्कुल। और ये प्री रिजल्ट शायद मुँह है, तो वो एक एक्सरसाइज, कॉशन एक्सरसाइज करनी होगी। बट करंटली मेरे इंट्राडे पैरामीटर्स में ये बाय आ रहा है। करंटली 205-205.20 है। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए 50 पैसे का। और एनीवेयर बिटवीन 211-212 का मेरा टारगेट होगा। 211-212 आज के लिए, लेकिन रिजल्ट का दिन है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिए। और वागले साहब के पड़ोसी जो हैं इस वक्त आशीष जी के भी यही स्टॉक आपके भी रडार पे है। बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, तो लग रहा है रिजल्ट के बाद आज शायद बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि कल हमने देखा कि जो वॉल्यूम्स जिस तरह से लास्ट 2-3 दिनों में हुआ है, वो एक स्ट्रेंथ का ही वॉल्यूम है। और मुझे लग रहा है आसानी से 11-12 तक के 211-12 के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस जो कि आज का लो है 204 का, वो लगा के भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जेएसडब्ल्यू स्टील दे रहा है। साथ ही साथ मुझे एक और स्टॉक जहां पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, वो है माइंडट्री। आप अगर से देखेंगे लास्ट 6 दिनों से ये स्टॉक एक ही लेवल के आसपास रुका हुआ था, 515-516, और आज इसने इसको क्रॉस किया है। निफ्टी आईटी आप देखेंगे तो डेज हाई बना रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 दिनों से। तो मुझे लगता है अब एक माइंडट्री में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। डबल बॉटम एक स्टॉक में बना हुआ है, कम से कम 550 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 511-12 का एक स्टॉप लॉस रख के माइंडट्री में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। माइंडट्री, ओके।
माइंट्री में आज 1% की मजबूती है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके रिजल्ट्स मेरे ख्याल से आने बाकी हैं शायद। माइंट्री के मेरी नॉलेज में रिजल्ट्स आए नहीं हैं अभी तक। ओके, चलिए यहाँ पर तेजी करें तो मिड कैप आईटी शेयर आज वागले साहब आपने कौन सा पसंद किया था? मैंने टीसीएस पसंद किया था। चलिए तो ठीक है, राजा चलेगा तो प्रजा भी चलेगी। जब दिग्गज शेयर टीसीएस चलेंगे तो उनके पीछे पीछे मिड कैप भी भागेंगे। तो माइंट्री पर आप नजर रखिए। और जेएसडब्ल्यू स्टील जबरदस्त रिकमेंडेशन, सबकी खरीदारी क्या? बिल्कुल। अच्छा किरण, ये बताइए अडानी ट्रांसमिशन इसमें क्या हो रहा है? जबरदस्त तेजी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। कल भी हमारे एक्सपर्ट एक थे इसी चैनल पर, वो कह रहे थे कि अडानी ट्रांसमिशन खरीदिए। आज भी 3-3.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल बनता है। सर्किट लगा था और उसके बाद आज वापस एक बार अच्छी मूव देखने को मिल रही है। आज का स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 101 का, और टारगेट के लिए अभी सर्किट ही लग जाएगा। शायद मेरा मानना है कि 5% सर्किट लेवल है, तो 5% का सर्किट लग जाएगा। तो 107-108 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। इस वक्त हो सकता है किरण ने कुछ काम में, किरण कह रहे थे सर्किट लगने की तैयारी। अच्छा, सर्किट की तैयारी, मुझे लगता है कि ओके, अच्छा बेचने के लिए इंतजार करें। अच्छा, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके नतीजे अगले हफ्ते सोमवार को आने वाले हैं और इस शेयर ने भी पैसा बना कर दिया है। CNBC आवाज का लगातार जैकपॉट स्टॉक भी रहा है और इस समय कह रहे हैं आशीष चतुर्मोता जी इसको खरीदने की राय। सर बताइए, अभी तेजी कर ली जाए? बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि ये स्टॉक 4 साल के हाई के बाद निकला है। हमने बहुत पहले भी इस स्टॉक के बारे में बात की थी, और अब जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्शन या ओपन इंटरेस्ट के अंदर एक्टिविटी होना, वो शुरू हो चुकी। तो स्ट्रक्चर कई बार पहले बन जाता है, बट एक्टिविटी या मोमेंटम जो है वो बाद में होता है। और मुझे लगता है अब ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक हो जाएगा। कम से कम 185 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 172 का एक स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, करंट लेवल्स पर बनाएं पोजीशन आप। EIL फ्यूचर्स तो आपने आज सुबह सुबह ही कह दिया था बाजार खुलने के पहले की तेजी होनी है, तो इतनी तेजी तो वैसे ही बननी थी। अब देखते हैं आगे और किस तरह का रुझान बनता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो नतीजे के दम पर एक्शन में, उन पर भी एक बार राय ले ली जाए। शोभा डेवलपर्स 7.5% ऊपर है। गौरांग, ऐसा क्या है इस कंपनी में? नंबर्स भी ठीक है, अच्छे हैं नंबर्स, ऐसा खराब तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन 7.5% ऊपर क्या करना चाहिए? खरीदारी है तो बरकरार रखे अपनी खरीदारी लंबी अवधि के नज़रिए से, और नहीं है तो मौका ढूंढे अनिल जी। और रियल एस्टेट क्षेत्र हालांकि एक हाई बीटा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है नियमों को लेकर के, और सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग को दर्जा दिया गया है, जहां पर आपको रियायत मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। और उस लिहाज से अगर आप देखने जाए तो सबसे प्रथम अगर आप कहें तो हमारी पसंद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, उसके पश्चात महिंद्रा लाइफस्पेस, उसके बाद शोभा लिमिटेड, फॉलोड बाय ओबराय रियलिटी और प्रेस्टीज एस्टेट। ये 5 कंपनियां अनिल जी हमें काफ़ी लंबे समय से पसंद है रियल एस्टेट क्षेत्र में, और इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी दुरुस्त है। डेट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेकर के ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है। और जहाँ तक रहा सवाल पूरा रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को अमल में लाने का, तो ज़मीनी स्तर पर जब भी ये लागू होगा तो ये 5 कंपनियों का काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने टेलीकॉम में एक M&A एक्टिविटी आती हुई दिखी, उससे भी बड़ी एक्टिविटी मेरे ख्याल से M&A के लिहाज से रियल एस्टेट क्षेत्र पर आएगी रेरा को लेकर। बिल्कुल, तो ये स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन दिखाएगा। और एनसीसी ये एक ऐसा स्टॉक है जो आशीष ने सुबह कहा था खरीद लीजिए, और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देखिए क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है एनसीसी का शेयर। ये भी CNBC आवाज का वैसे जैकपॉट स्टॉक रह चुका है और 100 के टारगेट्स इसने भी हासिल कर लिए हैं। ये बताइए आशीष, जिन्होंने खरीदा है आपकी राय सुनकर उनको किस लक्ष्य के ऊपर नजर होनी चाहिए? देखिए, पोजिशनली तो मेरा 120 का लक्ष्य है। मैंने 85 पे भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था, और मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर एक समय पे इंडिया सीमेंट में बना था, जब वो 80-90 का प्राइस होता था, वो स्ट्रक्चर अब एनसीसी में देखने को मिला है। इसके अंदर एक जबरदस्त हमने देखा है 18-19 महीने के हाई के ऊपर ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा देखने को मिला है। जब से हमने देखा है कि IRB का एक रेट्स आया, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर में एक बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है बेस्ट पिक जो होगी वो एनसीसी होगी, जहां पर पे आप 100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर से छोटे स्टॉप से प्ले करना है तो। और इमीडिएट टारगेट 108 का होगा। पोजिशनली मुझे लगता है 2 महीने के अंदर में 118 तक की अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक जो बड़े जबरदस्त एक्शन में आ रहा है और आज नतीजे भी हैं, MRPL। एक देखिए MRPL 1.5% मजबूत हुआ है, ओपन इंटरेस्ट में 2% की बढ़त MRPL में देखने को मिल रही है। आप देखिए
जहाँ खुला है एमआरपीएल वहाँ से धीमे धीमे मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो नतीजों के पहले बेहतरीन पोजीशन बनती हुई दिख रही है। क्या एमआरपीएल में अच्छे नंबर्स की, मेरे ख्याल से मार्जिन्स काफ़ी बेहतर होने की बात हेमंत कही जा रही है शायद एमआरपीएल्स में, राइट? हाँ, क्योंकि जीआरएम्स काफ़ी इंप्रूव होकर आएंगे। एमआरपीएल में क्या खरीदारी करनी चाहिए? चार्ट पे किरण कोई संकेत है आपके लिए? बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। पिछले हफ्ते भी हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया था, पर ये चला नहीं उतना जितना चाहिए था। मेरा मानना है कि अच्छे टाइम कंसोलिडेशन के बाद आज वो दिन आ गया होगा कि एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 13250 का, और टारगेट के लिए 139 के लेवल्स अगले एक या आज या कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो एमआरपीएल सोमवार को भी हमारी टीम में शामिल था। हमें लगा था शायद चेन्नई के नंबर्स अच्छे आएंगे, चेन्नई पेट्रो के, उसके नंबर्स तो अच्छे नहीं आए, लेकिन एमआरपीएल ने लगातार तेजी दिखाई है। उसके नंबर्स अच्छे आने चाहिए एमआरपीएल के नंबर्स, लेकिन अच्छे आने चाहिए। तब भी हम कह रहे थे, देखिए 2.5% मजबूती के साथ अब ये एफएनओ में भी शामिल हो चुका है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है? मेरे इस कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ रही है, आप फिर से स्टार्ट करता हूँ। वो पुराना जो स्टाइल होता है स्कूटर को झुका कर किक मार के, वैसे ही कंप्यूटर में भी सबसे बढ़िया सेफ तरीका यही कि बंद करके फिर से चालू किया जाए। ओके, इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन, हाँ, सारे मजबूत शेयरों की बात कर रहे हैं, कमजोर शेयरों की भी बात करना चाहिए। इलाहाबाद बैंक आज आने वाले रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के पहले डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट्स बन रहे हैं, दिख रहा है साफ शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो अगर बाजार कमजोर हुआ तो फिर स्टॉक गिरने में ये आगे रहेगा। देखिए आज दिन के लो पॉइंट पर आ रहा है इलाहाबाद बैंक। आशीष जी, कॉन्ट्रा कॉल शॉर्ट किया जाए नंबर्स के दम पर? अनिल जी, क्योंकि पोजीशन तो बन रही है अब ऐसे में, अगर आपका चूंकि सरकारी बैंकों पर व्यू बुलिश है, इसलिए शायद मुझे लग रहा थोड़ा सा, तो एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है अनिल जी, लास्ट अगर से 6-7 दिनों में देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक एकमात्र ऐसा पीएसयू बैंक था जब बाकी बैंक्स में सेलिंग आ रही थी, ये स्टॉक होल्ड कर रहा था। इसलिए थोड़ा कॉशियस हूं, इसलिए नहीं क्योंकि पीएसयू बैंक्स में देखिए डेरिवेटिव एनालिस्ट होने के खातिर ये एक बायसनेस तो हम कम से कम अपने दिमाग से हटा लेते हैं अगर से पोजीशन का बिल्डअप होता है तो मैं समझता हूं थोड़ा वेट कीजिए। अगर से 8650 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो एक गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक एवरेज भी है लोगों का लॉन्ग पोजीशन का, उसके नीचे जाते ही कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इसके अंदर बनेगा। बट 8650 के पहले थोड़ी जल्दबाजी इस स्टॉक में करना एडवाइजेबल नहीं रहेगी। बिल्कुल, चलिए, तो ये बड़ा इलाहाबाद बैंक के ऊपर। देखिए आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन है। 5 एफएनओ गेनर्स में से 3 दरअसल मेटल कंपनियों से हैं। टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स, अब 4% की मजबूती टाटा स्टील में। सीएनबीसी आवाज ने कल आपको सुबह बाजार खुलने से पहले कहा था कि खरीदिए, जैकपॉट स्टॉक था, और देखिए क्या जैकपॉट रिटर्न दे रहा है ये। जी हाँ, और आज भी बल्कि परसों से ही हम लगातार कह रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, कल भी हमने इसकी बात कही थी, आज देखिए सबसे ज्यादा सेकंड टॉप गेनर ये है। और फिर हिंडाल्को, इवन सेल जैसे थका हुआ शेयर, थका हुआ मैं कहता हूं उसको, कभी नहीं चलता खबरों पर भी, वो तक आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एनसीसी जो हमारे एक्सपर्ट आशीष ने कहा था खरीदिए, और मुझे याद है बागले साहब आप भी एनसीसी के ऊपर काफी समय से बुलिश थे। ये बताइए आपके टारगेट क्या है एनसीसी, और कितना दौड़ लगा सकता है? क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सरकार कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कुछ और रिफॉर्म्स लाने के ऊपर विचार कर रही है जो जल्द आ सकते हैं। एनसीसी क्या दौड़ लगा सकता है? और मुझे लगता है 112-115 तक इमीडिएट, मतलब कुछ दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। और अगर आप 2-3 महीनों की बात करें तो 130-140 का मेरा टारगेट होगा। तो जो आप सेल की बात कर रहे थे, बात वही है, राजा के साथ प्रजा। अगर टाटा स्टील अगर इतना मजबूत होगा तो सेक्टर के लिए, लेकिन उस ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, ऐसा नहीं कि टाटा स्टील बढ़ गया इसलिए हम अब टाटा स्टील मिस कर दिया तो सेल ले लें। मुझे लगता है 475 पे भी टाटा स्टील ज्यादा अच्छा है, सेफ है, बजाय सेल में पैसा लगाने के। और वेदांता उससे बेटर, देखिए उसमें भी नंबर्स क्या जबरदस्त हैं। तो वेदांता के अच्छे नंबर्स, टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स, बिल्कुल मेटल कंपनियों ने, और हिंडाल्को भी नेवलिस के नंबर के बाद कोई वजह नहीं कि हिंडाल्को पे आप बुलिश नहीं रहे। तो मतलब कुल मिलाकर ये सेक्टर बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल इस वक्त का रुझान। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प, हाँ ये स्टॉक रेडार पर। वागले साहब देखिए कुछ एक्शन हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प में, पोजीशंस बनती हुई दिखी है, अचानक से स्टॉक भागा क्यों ही है? डेज हाई पर आ रहा है स्टॉक, क्या हो रहा है? थोड़े से लेट हो गए क्योंकि इसमें अभी स्टॉप लॉस रखेंगे तो एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन अपसाइड तो डेफिनेटली है। 3800 तक की मैं अपसाइड देख रहा हूँ, कम से कम 100 रुपए 120 रुपए का। तो पोजिशनल व्यू लेके 3-4 दिन में मैं एक चीज मैं अलग तरीके से देखता हूँ। चलिए भले थोड़े लेट हो गए, लेकिन जब 9500 का निफ्टी और लाइफ हाई, सामने डाउ फ्यूचर्स हो 125 नीचे दिखता हो और खरीदारी तो करनी है, तो फिर ये सेफ स्टॉक नहीं है क्या?
बिल्कुल सेफ स्टॉक हाँ। बिल्कुल सेफ स्टॉक है। क्योंकि आप कभी कभी क्या है, इस तरह के शेयरों में कभी हो सकता है आपकी गलत एंट्री हो जाए प्राइस के लिहाज से, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अगर होल्ड करने की कैपेसिटी तो प्रॉफिट में निकलने को मिलेगा, मतलब नुकसान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये उनमें से एक स्टॉक है। बिल्कुल। और रखिएगा नजर एचयूएल पर। देखिए बाजार जरूर थोड़ा सा नर्म है, लेकिन अब निश्चित स्तरों से रिकवर हो रहा है। सेंसेक्स निफ्टी अब लगता है कि वापस हरे निशान में लौटेगा। एचयूएल फ्लैट ट्रेड करता हुआ कल की दमदार तेजी के बाद। लेकिन एक स्टॉक जिसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया आज वो है पीएनबी। कल तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, नंबर्स लोग सोच रहे थे कमजोर आएंगे, लेकिन नंबर्स उम्मीद से बेटर है। एनपीए जो है वो घटे, नए मैनेजमेंट ने आकर कोई डंडा नहीं चलाया। लेकिन गौरांग हुआ क्या आज पीएनबी में, आज क्यों कमजोरी है? देखिए, आंकड़ों को लेकर के जो समझ थी कल जब आंकड़ा आए और जो ऊपर के तरफ के दायरे देखे हमने 175 के आसपास है, उसके ऊपर जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने दी आंकड़ों के बाद उसको लेकर के हमारी चिंताएं थोड़ी ज़्यादा हैं। और पीएनबी पर हमारी हेमंत उछाल पर बेचने की राय है। और सरकारी बैंकों में अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र मैंने बाजार खुलने से पहले किया था निवेश के रूप में, उसके अलावा सरकारी बैंकों में हमारी कवरेज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, जिसका जिक्र अभी कुछ समय पहले हो रहा था, वहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश की सलाह है। तो गौरांग जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज के बारे में बताइए। देखिए ये शेयर भी आज रडार पर रहेगा, सबके नतीजे इसके भी आज आने वाले हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के अच्छे नंबर्स के बाद अब यूनाइटेड ब्रूअरीज के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एफएनओ में भी है ये शेयर, पोजीशन बनने लगी है, मेरे रडार पर आ ही रहा था 100%, क्योंकि इसमें आज नंबर्स अच्छे आने की बात भी कुछ लोग कह रहे हैं। कैसे अप्रोच करते हैं आप, कैसे देखते हैं इस पूरी कंजम्पशन से जुड़ी हुई स्टोरी को? हेमंत, हाई स्पिरिट्स क्षेत्र में, सेक्टर में निवेश के लिहाज से मेरे ख्याल से आप यहाँ से दूर रहे तो बेहतर होगा। स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर जिस तरीके के नियमों में परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के असमंजस परिस्थिति है। और कई बड़े प्रदेशों में अगर इस तरीके से नशाबंदी को लेकर के कदम उठाए गए तो बहुत बड़ा नुकसान इन सब कंपनियों को हो सकता है। उस लिहाज से अगर आप कहें तो मैं इस क्षेत्र से निवेश के लिहाज से अगर आप लंबी अवधि का नजरिया लेकर के पूछ रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ से दूर रहना चाहूँगा। और इसको छोड़ करके मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर क्षेत्र है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जबरदस्त पोजीशन बनती दिख रही है यूनाइटेड ब्रूअरीज। आप देखिए स्टॉक 1.5% मजबूत है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 4% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी तेजी होती दिख रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी होती हुई दिख रही है। किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर से किरण से एक बार राय ले लेते हैं चार्ट पर। किरण, दोनों में से क्या पसंद है आपको? दोनों ही चार्ट्स अच्छे हैं, पर यूबीएल का चार्ट ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छे करेक्शन के बाद, जो कि बहुत कम वॉल्यूम्स में हुआ था, जब बढ़ रहा था तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहा था और एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज अभी बाय करने की सलाह होगी। 814 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 845 के लेवल्स आज या कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो निवेश शायद ना करें लेकिन ट्रेड जरूर करें, ये राय निकल कर आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा दिक्कत है शराबबंदी को लेकर, लेकिन आज देखिए मूव्स अच्छे दे सकता है। टॉप 5 एफएनओ गेनर्स बदल गए हैं। देखिए हमने बात करी यूनाइटेड ब्रूअरीज की, तो अब ये आ गया है, शामिल हो गया है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी इसके पीछे पीछे दौड़ लगाता हुआ। दोनों में आपको, आशीष जी, कौन सा पसंद है ये बताइए, यूनाइटेड ब्रूअरीज या यूनाइटेड स्पिरिट्स? देखिए मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स पसंद है, क्योंकि देखिए हाँ बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट इसमें बड़ा, बीच में हमने अनिल जी के साथ शो किया था जब 1950 पे इस पे बात की थी कि 2150 तक के स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकता है, और उस समय वॉल्यूम्स बहुत अच्छा हुआ है और अभी तक की कोई बड़ी सेलिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिली। इसका मतलब जो पोजीशंस बनी थी वो इसके अंदर होल्ड कर रही है। मुझे लगता है कंफर्ट के जोन से यूनाइटेड स्पिरिट्स बेटर है, जहां पर पे 2250 2270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 2100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए। टाटा स्टील 480 जो टारगेट की हम बात कर रहे थे कल से नहीं था, आ गया। देखिए 5% की मजबूती। बस हमारा 5% का आइडिया था कि कम से कम 5% खुलना चाहिए। अगर ये निफ्टी का स्टॉक नहीं होता तो शायद और ऊपर खुलता है, इसीलिए हम कह रहे थे कि 470 पे जहाँ खुले वहीं खरीदारी करनी चाहिए। तो अब भी मजबूती है और इसलिए कह रहे थे कि अब भी सेल के मुकाबले में टाटा स्टील खरीदिए, ज़्यादा बढ़िया है। एक और स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स के लिए मैं कल कुछ खबर भी पढ़ रहा था देर शाम की, इनका वो जो डीमर्जर हो रहा है
उसकी कोई डेट आ गई? हाँ, डेट्स आ गई, डीमर्जर की डेट्स आ गई, और डीमर्जर की डेट आना इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो लंबा प्रोसेस है एक वैल्यू अनलॉकिंग का होगा ये कि इस सिंटेक्स का एक जो प्लास्टिक कारोबार है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो इस डीमर्जर में अलग कर दिया जाएगा। हर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयरधारक को एक शेयर उसका मिलेगा, एक सिंटेक्स का रहेगा। तो रिकॉर्ड डेट है 26 मई। 26 मई यानी कि इस सीरीज में अगले हफ्ते मर्जर के साथ इस सीरीज में ट्रेड करेगा, अगली सीरीज में डीमर्ज होकर ट्रेड करेगा। और इसका मतलब ये कि आपके पास 10 दिन का टाइम है एक वैल्यू अनलॉकिंग से पहले इस शेयर को। एंटाइटलमेंट 1:1 का है। 1:1, यस। जिसके पास सिंटेक्स का शेयर है उसके पास 2 शेयर हो जाएंगे, एक सिंटेक्स का रह जाएगा और एक सिंटेक्स प्लास्टिक जो एक्चुअल में ब्रांड है। और लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं कि जो डीमर्ज एंटिटी है तो दोनों एंटिटी का वैल्यूएशन मिलाकर देखा जाए, जो एक दो में रिपोर्ट्स पढ़ा था वो शायद 180-170 रुपए के आसपास जाती है, तो एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग का मामला बन सकता है। आशीष, वायदा कारोबार में है शेयर, इस एक्सपायरी तक के लिए मौका है तेजी करने का? बिल्कुल एनएल जी, देखिए इस स्टॉक में आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 100 से हम देख रहे हैं पोजीशन का बिल्डअप होना शुरू हुआ है और अभी तक के कहीं पे भी इसके अंदर कोई बड़ा रिडक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 125 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। 118 का एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म में पोजीशन 140 इस सीरीज में आ सकता है। देखिए थोड़ा लंबा चार्ट बिल्कुल आ सकता है। लंबा चार्ट में मैं इस सीरीज तो नहीं कहूंगा, पर अगर से मुझे 1 महीने का स्टॉक में समय दे तो डेफिनेटली मुझे लगता है में तो डीमर्ज होने के बाद तो आ ही जाएगा। डीमर्ज के पहले आए क्या वो बड़ा सवाल है। पॉसिबल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन का बिल्डअप है और जनरली ये स्टॉक जब चलते तो किसी दिन 10-12 टका एक दिन में बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं। ये सही बात है। तो ऑप्शंस में प्ले कर सकते हैं। बेस्ट इसके अंदर हाँ, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? आनी जी इसके अंदर 125 की कॉल ऑप्शन लेके कितने में मिल रही है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं इसके कॉल ऑप्शन को 125 के कितने में इस समय मिल रही है। लेकिन गौरांग जी ये बताइए, आपने इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया होगा, सिंटेक्स प्लास्टिक जो अलग हो जाएगी, कैसे देखते हैं आप इस डिमर्जर को? देखिए पैसा तो काफी बना कर दिया है इस शेयर ने। पहले जरूर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन इस डिमर्जर के आसपास इस शेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। 1 महीने का चार्ट भी हम हाजिर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बताइए गौरांग जी, आपका राय क्या है इस पे? देखिए, महज छोटी या मध्यम अवधि के नज़रिए से हेमंत आपने निवेश किया है तो जिस तरीके की रैली हमने देखी है, करीबन 60-70 के आसपास से ये रैली शुरू हुई, 80-90 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और फिर ये डीमर्जर की प्रक्रिया को लेकर के हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। तो ये खबर आ चुकी है, तारीख आ चुकी है, तो छोटी मध्यम अवधि के नज़रिए से अगर आपने पैसे लगाए हैं तो जायज़ होगा कि आप ऊपर के तरफ के दायरे में मुनाफा वसूली करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में एक बात होती है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, और डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग किस तरीके से होती है वो तो मेरे ख्याल से जब मूल्यांकन सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, नतीजों को लेकर के सुधार हुआ है और वो इस पर्टिकुलर स्तर पर फैक्टर्ड है। ओके, नतीजों में दिख रहा है सुधार, और नतीजे तो ठीक है, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग डीमर्जर के बाद कितनी होती है देखने लायक होगा। हाँ, आप कोई ऑप्शन ढूंढ रहे थे, राइट? जी, 125 का कॉल ऑप्शन है 2 रुपए पे, तो बहुत ही सेफ मुझे लगता है इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहिए। 1 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। ये प्रीमियम कम से कम 5-6 रुपए ऊपर देखने को मिल सकता है। मतलब 2 रुपए का मिल रहा है, यानी कि पूरा भी अगर खत्म हो तो भी 2 रुपया ऊपर में आप 6-7 रुपए तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन इसके अंदर। तो कॉल ऑप्शन खरीदिए सिंटेक्स का, ये राय है इस वक्त आशीष की। ओके, इस बीच शोभा बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा है। तो एक बार एक राय लेते हैं। कल हम इसकी खबर भी बता रहे थे, 4.25 लाख स्क्वायर फीट की एक जगह थी, इन्होंने टीसीएस को नहीं, वो तो ब्रिगेड था। हाँ नहीं, लेकिन बेंगलुरु की कंपनियां जो हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं और शोभा के अच्छे नंबर्स के बाद आज यहाँ पर तेजी बनी हुई है। शोभा, ब्रिगेड, किरण, चार्ट्स पर कुछ नजर आ रहा है? एक अच्छे गैप से आज खुला है। छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है 435 के करीब, तो 433 का स्टॉप लॉस, करंट लेवल से 435 तक बाय करने की सलाह होगी। 433 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आज दिन भर में 460 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ओके, तो शोभा डेवलपर्स में अच्छी तेजी 7% की बनती हुई आपको नजर आएगी। इस वक्त इस बीच हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तमाम स्टॉक्स, तमाम इंडेक्स। लेकिन एक और स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो थोड़ा है पीसी ज्वेलर्स।
1/4% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 5% थोड़ा बड़ा है, हालांकि 55,000 शेयर ही है। क्या कुछ एक्शन हो रहा है इस काउंटर पर? अब काफ़ी एक्शन हो रहा है अनिल जी। ये स्टॉक अगर से आप देखेंगे मार्च से लेकर अप्रैल में एक बहुत अच्छा बेस इसने बनाया था 460 से 420 के जोन में, और आज आप देख रहे हैं करीब करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। ये एक मंथली ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम 488 से 490 के टारगेट्स पीसी ज्वेलर्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 458 का। ओके, तो ये है पीसी ज्वेलर्स, और देखते देखते चलिए 10 रुपए की तेजी पीसी ज्वेलर्स में होगी। लेकिन एक और बेहद मजबूत स्टॉक जो आज फिर से एक्शन में आ रहा है, पीरामल एंटरप्राइजेज। क्या दौड़ लगाई है इस स्टॉक ने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते, और अभी भी देखिए 2-2.25% मजबूत है। अब पोजीशंस बनना अब शुरू हुई है, स्टॉक में एक्शन आया है, दिन के हाई पॉइंट के आसपास 1.5% मजबूत है। इस पर राय दीजिए, अब तो वायदा कारोबार का खिलाड़ी हो गया ये तो। क्या करेंगे आशीष पीरामल में? देखिए इसके अंदर तो काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लास्ट 4-5 दिनों के अंदर में, और वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। थोड़ा सा इलिक्विड जरूर है, बट जिस तरह के वॉल्यूम्स अब पिकअप हुए हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आराम से 3200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है थोड़ा सा पर स्टॉप लॉस लंबा रखना होगा, क्योंकि मूव काफ़ी फास्ट आया, तो थोड़ा सा पोजिशनली 2740 के आसपास का एक स्टॉप रख के पोजिशन इसके अंदर होल्ड की जा सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए गौरांग सर और साथ ही आशीष जी, किरण जी। विदा लेने का वक्त है। आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज दर्शकों की काफ़ी मदद की और सेंसेक्स को फिर से हरे निशान में लौटाने में आपका काफ़ी योगदान। 2 पॉइंट ऊपर आ चुका है सेंसेक्स, जब हम 9,500 पर टिक रहा है 9,500 पर टिक रहा है। 9,500 ऐसे ही निर्णायक लेवल नहीं है, वहाँ पर पोजीशन इसी तरह की बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। 9,500 पर डरे या कॉन्फिडेंट रहे? जी धन्यवाद। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका टाइम का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि अगर आप छोटी अवधि का समय देख रहे हैं तो हम ऑलरेडी एक शिखर पर पहुंच चुके हैं, और इस शिखर से नीचे ज़्यादा दिखता है, ऊपर कम। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बाजार अब रिस्की लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर टाइम की पर्सपेक्टिव थोड़ी लंबी है, साल भर की है या 2 साल की है, तो यहाँ से अगर करेक्शन होता भी है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लेवल्स दोबारा रिक्लेम किए जाएंगे और इनको क्रॉस भी किया जाएगा। इनफैक्ट जो नीचे का करेक्शन अगर होता भी है तो मैं उस करेक्शन को 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। मैं समझता हूं कि अगर निफ्टी में 400-500 पॉइंट का करेक्शन होता है, जो उसको करीब 9,000 या 8,900 के लेवल पे ले जाता है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग रहेगा इन एन ओवरऑल बुलिश मार्केट। और जिस तरह की लिक्विडिटी आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है और जिस तरह का रिटेल इंटरेस्ट इक्विटी में बढ़ गया है, तो ये इस लेवल पर करेक्शन होने पर डोमेस्टिक फ्लोज इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो बाजार को दोबारा इस लेवल पे ले आएंगे। दूसरी कैटेगरी की जो करेक्शन है वो शायद 10% की हो सकती है, 10 से 15%। वो तब होगी जब दोनों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाजार में एक साथ सेलर्स हो जाएंगे। इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। और जो इससे बड़ी करेक्शन है वो करीब 25% की हो सकती है। वो तब होगी जब कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट या तो लोकली या ग्लोबली हो, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो सिनेरियोज हैं उसमें ये 5% वाली जो करेक्शन है वो उसकी संभावना कभी भी हो सकती है, बट वो करेक्शन जो है उसमें खरीदने का मौका ज़्यादा रहेगा, ना कि साइड लाइन्स पे रहने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस लेवल पे भी आपको बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। गिरावट में खरीदारी करने की राय संजय जी की तरफ से निकल कर आ रही है। सर ये बताइए, जो अब तक अर्निंग सीजन निकल कर आया है, आपकी उम्मीद से बेटर रहा है या आपको डिसअपॉइंट किया है इस अर्निंग सीजन ने? अगर एक शब्द में समझाना चाहें तो बताइए, अबव एक्सपेक्टेड है या फिर बिलो एक्सपेक्टेशंस रहा है? मेरे ख्याल से ये बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहा है, क्योंकि इस अर्निंग सीजन से उम्मीदें भी बहुत कम थी और कुछ सेक्टोरल डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर है। जैसे टेलीकॉम में जिस तरह का प्रभाव जियो के आने के कारण पड़ा है, वो शायद उतना एस्टिमेट नहीं किया गया था, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है बाय एंड लार्ज अर्निंग्स एस्टिमेट्स बड़े अच्छे रहे। और सबसे जो प्रोत्साहन की बात है, जो कि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर करेक्शन हुआ भी तो हम उसको दोबारा 9,500 का लेवल रिक्लेम कर लेंगे,
क्योंकि 5 साल के बाद FY18 में पहली बार डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ निफ्टी के ओवरऑल अर्निंग्स पे होने की संभावना अब बहुत ज्यादा साफ दिख रही है। तो सर पॉजिटिव सरप्राइजेस कौन कौन से सेक्टर्स ने दिए हैं उसके बारे में हमें बताएं जहां आप बहुत खुश हुए हैं। देखिए, जो हेल्दी सरप्राइजेस रहे हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर से रहे हैं। उनका स्टॉक प्राइस का प्रदर्शन शायद इसको पहले से भाप गया था, वहां पर अर्निंग सरप्राइजेस अच्छे रहे। इसके अलावा मेरे ख्याल से ऑटो का जो प्रदर्शन रहा है वो भी अच्छा रहा है। तो ये दो मुख्य सेक्टर हैं जो अच्छे प्रदर्शन दे पाए। तीसरा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग का, जहां पर मुझे लगता है कि जिस तरह का असमंजस की स्थिति PSU बैंकिंग क्षेत्र में था NPS का, उस भय के अनुरूप जो आए एक्चुअली आंकड़े वो उतने बुरे नहीं रहे। रहा प्राइवेट सेक्टर का प्रदर्शन तो वो थोड़ा मिक्स्ड रहा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का भी प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा। ओके, तो ये बैंक्स पर इस वक्त राय है, लेकिन दो पिटे हुए सेक्टर फार्मा और IT वैल्यूएशंस के लिहाज से तो आकर्षक है क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, लेकिन आउटलुक को लेकर थोड़ी चिंता है। क्या खरीदारी का वक्त आ गया है, थोड़ा और इंतजार कर लेना ठीक है सर? मेरे ख्याल से इन दोनों सेक्टर्स पर मेरी राय अलग अलग है। मेरे ख्याल से IT का जो अभी आउटलुक है वो बहुत कुछ टेलीकॉम का आउटलुक जो 3 साल पहले था उसी के समान है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इवन दो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं, IT सेक्टर के स्टॉक्स में या उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस में नियर टर्म में सुधार होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर हम कुछ समय तक IT से दूर रहें तो हमें इसमें कोई लॉस नहीं है। रही बात फार्मा की, तो मुझे लगता है फार्मा में कुछ तो प्रभाव ये जो रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस हुए हैं उसके कारण इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस से पड़े हैं। कुछ करेंसी का भी प्रभाव रहा होगा, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है फार्मा में मेरे ख्याल से वो टेम्पररी है और मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है। तो फार्मा को एज अ कॉन्ट्रेरियन सेक्टर समझते हुए मैं एक्यूमुलेट करना चाहूंगा, IT से दूर रहना चाहूंगा। सर सेक्टर ऑफ द मोमेंट, सेक्टर जिसने पैसा बनाकर दिया है वो सेक्टर तो मेटल सेक्टर रहा है। और आप देखिए वेदांता ने भी क्या दमदार नतीजे पेश किए, नोवेलिस के नंबर्स अच्छे आए, टाटा स्टील ने कल शानदार नंबर्स पेश किए, JSW स्टील के नंबर्स आज हैं। इस सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू है? जिन्होंने नहीं खरीदा इन स्तरों पर भी खरीदना चाहिए, महंगे तो नहीं हो गए हैं शेयर? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस सेक्टर को, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं? तो इस सेक्टर के जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, इस सेक्टर का अगर मैं ओवरऑल आउटलुक देखूं तो उसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक मैक्रो आउटलुक लिंक टू दी आउटलुक ऑन कमोडिटी प्राइसेस, एंड दूसरा इंडिविजुअल कंपनीज में जो अंदर की कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका प्रभाव। तो ग्लोबल ग्रोथ चूंकि अब दोबारा ट्रैक पर आ गया है, तो जिस तरह की डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हम थे आज से 1.5 साल 2 साल पहले, वो एनवायरनमेंट अब काफी हद तक छट गया है। तो इसके कारणवश मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस एक्सक्लूडिंग क्रूड जो है वो सुधर गया है, और इसके कारण जो मैक्रो आउटलुक है ऑन द मेटल सेक्टर इज नाउ मच बेटर। इसके साथ ही साथ कुछ कंपनीज हैं जिनमें कि इंटरनल डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जैसे कि आपने कहा टाटा स्टील का जो नतीजा आया उसमें जो उसकी कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स है उसका प्रभाव रहा। इस तरह के और भी कुछ कंपनीज हैं जिनमें कि इंटरनल डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं। तो मिला जुला अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है अगर अगले मैं 1 साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर इतना डरावना नहीं है जितना हम पहले कई बार मेटल सेक्टर में अपना हाथ डाल के जला चुके हैं। अच्छा सर, ये FMCG सेक्टर पर राय दीजिए, नतीजे आ रहे हैं थोड़े वॉल्यूम ग्रोथ मिले जुले से दिख रहे हैं, कोई मतलब क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा। आज भी दिग्गज है लीवर, क्या राय बन रही है इस सेक्टर पर? पैसा लगाना चाहिए? जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हाई बीटा या सिर्फ स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम नहीं बनाते। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स में भी होना चाहिए। ट्रेडिशनली FMCG हमेशा ही एक डिफेंसिव सेक्टर रहा है।
डिमोनेटाइजेशन के बाद एफएमसीजी के प्रति लोगों का आउटलुक जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, लेकिन जब उनके नतीजे आए तो उस बैकग्राउंड में भी इनका वॉल्यूम ग्रोथ उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा। और जिस तरह की मानसून की आउटलुक है, पूरे देश में अच्छे मानसून की संभावना की जा रही है, तो मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ में अगर थोड़ा बहुत ठहराव है भी, तो अच्छे मानसून के साथ इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा और रीजनेबली सेटिस्फैक्टरी रहेगा। तो हम इस सेक्टर को शायद मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए ना देखें, लेकिन जब मार्केट का उतार चढ़ाव होगा तो उस गिरावट की स्थिति में एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से वो कम गिरेंगे। तो उस आउटलुक से पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जिसको कि आपको डिफेंसिव में एलोकेट करना चाहिए, उस हिस्से को आप आज भी एफएमसीजी स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अच्छा सर, एक और सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इस पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अब ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, एक साल पहले जब लोग स्टील सेक्टर की बातें करते थे कि खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिन्होंने किया उन्होंने पैसा बनाया। क्या चुनिंदा स्टॉक्स में, अच्छे शेयरों में मौके हैं खरीदारी करने के, और आपको कौन से वो रियल एस्टेट शेयर अच्छे लगते हैं फिर? देखिए, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है मेरे ख्याल से अब खरीदने लायक सेक्टर है। इवन दो कुछ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रैली हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अभी अगले 3-4 साल तक इस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट बना रहेगा। हम कुछ फैक्टर्स हैं जो देख रहे हैं कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपने होम लोन के दर नीचे किए, उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन के दर नीचे किए। तो इसे हो क्या रहा है कि जो ईएमआई की अफोर्डेबिलिटी है वो पहले से ज़्यादा सुधर गई है। साथ ही साथ सरकार की भी मिशन है कि बाय 2023 देयर विल बी हाउसिंग फॉर ऑल। सो ओवरऑल जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, जो बाकी सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, वो हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ओवरऑल देश में आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का ज़्यादा है, और इसके कारण लोग निवेश करने के लिए या अपना घर खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा प्रेरित हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चरल एक चेंज है जिसकी कि बेनिफिशियरी रियल एस्टेट की कंपनीज होंगी। दूसरी फैक्टर जो अगर आप उसको टेक्निकल रूप में देखें तो इनके स्टॉक प्राइसेस अपने स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल से इतना ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं कि अब वो उतने डरावने से लेवल पे नहीं है, अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण मुझे लगता है कि ये सेक्टर अब खरीदने लायक है। परफेक्ट, शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और जाते जाते गॉडफ्रे फिलिप्स, ये स्टॉक देखिए अचानक से भागा है पिछले कुछ मिनटों में, 1300 के पार निकलता हुआ। बचे हुए सेशन के लिए इस पर नजर रखिएगा गॉडफ्रे फिलिप्स। लेकिन बाजार 9500 पर टिकते हुए निफ्टी पर और सेंसेक्स से रिकॉर्ड लेवल पर तो बेहतरीन दमदार शुरुआत आज भारतीय बाजारों की नए रिकॉर्ड बनने के बाद होल्ड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। एग्जाम बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।